Hey guys, क्या हाल है? So we are back with the geography class and last वीडियो में मैंने जहाँ से छोड़ा था मैं आज वहीं से स्टार्ट करूँगा बट बिफोर गोइंग अहेड विद दैट आई थिंक सबसे पहले एक बार जो पहले हमने पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हो जाए. सो लेट्स रिवाइज क्विकली. पिछले लेक्चर में मैंने चैप्टर 1 किया था और चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी क्या है. ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, सो हम लोगों ने पढ़ा था जो जियोमॉर्फोलॉजी, द क्लाइमेटोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें थी. ठीक है, बायोजियोग्राफी और बहुत सारी. चैप्टर 1 था बेसिकली, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था. मैंने कहा था आई होप कि आप लोग पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. सो अब चैप्टर 2 का रिवीजन कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा. चैप्टर 2 क्या था? चैप्टर 2 था कि ये बेसिकली था अर्थ ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में, कि अर्थ जो है हमारी उसका ओरिजिन कैसे हुआ. एक हमारे साइंटिस्ट थे लाप्लास. सो लाप्लास ने क्या कहा, नेब्युलर थ्योरी दी थी इन्होंने. नेब्युलर थ्योरी, ये नेब्युलर थ्योरी क्या है? नेब्युलर थ्योरी ने ये कहा था कि ये ना सबसे पहले क्या था, एक क्लाउड था. वो क्लाउड बहुत जोर से घूम रहा था और ये क्लाउड इतना जोर से घूमने चालू हुआ कि इसके एक ये जो है क्लाउड क्या था, हमारी मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी. ऐसे बहुत सारे क्लाउड थे बट मैं अपनी मिल्की वे की बात करता हूँ. तो मिल्की वे बहुत जोर से घूम रहा था और ये घूमते घूमते इसके अंदर से 9 आई कैन से रिंग्स निकली जो सॉलिडिफाई होके हमारे 9 प्लैनेट्स बने. वैसे तो बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स भी निकली होगी बट मैं 9 हमेशा 9 या 8 क्यों बोलूंगा, आजकल तो खैर 8 प्लैनेट रह गए, क्योंकि ये मेजर है और हमारे प्लैनेट की काउंटिंग जब होती है ना तो सिर्फ ये एक 8 प्लैनेट्स आते हैं. अब आप लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स को क्यों इंक्लूड किया गया है जबकि हमारी गैलेक्सी में अरबों प्लैनेट्स हैं. तो सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स को इंक्लूड करने का एक रीजन है. 8 प्लैनेट्स को इंक्लूड इसलिए, प्लैनेट की क्या कैलकुलेशन कैसे होती है कि आपका एक मास होना चाहिए, स्पेसिफिक मास. ऐसा नहीं कि आपके कोई भी शेप हो, एक स्पेसिफिक शेप होना चाहिए आपका. दूसरा, आप हमेशा एक स्पेसिफिक पाथ में सूरज के चारों तरफ रोटेट कर रहे हो, रिवॉल्यूशन कर रहे हो सूरज के चारों तरफ स्पेसिफिक पाथ में, तो आपको प्लैनेट की सूची में लिया जाता है. अब आप लोगों को पता है कि पहले 9 प्लैनेट थे, अब 8 रह गए. तो प्लूटो कहाँ गया? मतलब बचपन में तो ऐसा लगता होगा ना कि प्लूटो कहीं कहीं तबाह हो गया, प्लूटो फट गया, इसलिए प्लूटो आजकल प्लैनेट नहीं है. बट रीजन ये नहीं है, प्लूटो इसलिए प्लैनेट नहीं कि ये फट वट गया, इसलिए है क्योंकि इसने नेपच्यून का पाथ क्रॉस किया था वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन. इसने नेपच्यून का पाथ रास्ते में क्रॉस कर लिया था. सिंस इसने नेपच्यून का पाथ क्रॉस कर लिया था तो इसीलिए इसको प्लैनेट की लिस्ट से हमने बाहर कर दिया. ठीक है, क्योंकि ये प्लैनेट के जो बेसिक रूल्स है ना उसको वायलेट कर रहा था. इसलिए आजकल प्लूटो प्लैनेट नहीं है, आजकल सिर्फ 8 प्लैनेट है हमारे पास. ओके, ग्रेट. सो हम लोग एक सेकेंड, हम लोगों ने नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास पढ़ ली थी. हम लोगों ने एडविन हबल की थ्योरी पढ़ ली थी. एडविन हबल की कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है कि है ना, पहले एक बहुत ही छोटा सा एक टाइनी सी एक बॉल थी जो बहुत ही ज्यादा गर्म थी और इतनी गर्म हुई कि ये फट गई बाद में, और ये फट के हमारी गैलेक्सीज निकली. और गैलेक्सी जो है ना हमारी गैलेक्सी निकली, बहुत सारी गैलेक्सीज निकली. ये आजकल रोटेट हो रही है और एक दूसरे से दूर होती जा रही है गैलेक्सी. ये टाइनी बॉल है, टाइनी बॉल से गैलेक्सीज निकली. अभी सिंस गैलेक्सी रोटेट होती जा रही है तो इससे प्लैनेट्स बने और ये आजकल अभी भी ये गैलेक्सी से एक दूसरे से दूर जा रही है. हमने एग्जाम्पल लिया था बलून का. ये तो है ना सिर्फ एक एक ट्रेलर है अर्थ के ओरिजिन का, किसने कैसे कैसे, अर्थ नहीं सॉरी, आई कैन से द हमारी गैलेक्सी के, हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन का. बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि कैसे 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 हमारे अर्थ का, हमारे यूनिवर्स का पैदा हुआ है. ये 2 एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए हुए हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं और एग्जाम्पल दे सकता हूँ. आई होप यू वुड नॉट बी यू वुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट मी इफ आई गिव यू सम अदर एग्जाम्पल्स.
सो लेट मी स्टार्ट विथ सम अदर एग्जांपल्स एज वेल, जो कि आपकी किताब में नहीं है, शायद आपके एग्जाम में भी ना आए, बट आई होप आपको इंटरेस्ट आएगा जब हम ये पढ़ेंगे। तो है ना, एक है हमारे साइंटिस्ट, नाम है उनका एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने ना एक थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। ये सब थ्योरीज है ना, ये है अर्थ के ओरिजिन के बाद की। अच्छा, लोगों को लगता था कि भैया अर्थ तो चलो ठीक है ओरिजिन हो गई, हमने दो थ्योरी पढ़ ली, लाप्लास की थ्योरी पढ़ ली, नेबुलर थ्योरी, हमने थ्योरी पढ़ ली बिग बैंग थ्योरी, तो हमें ये तो पता चल गया कि अर्थ कैसे ओरिजिन हुई, यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ, हमारी अर्थ कैसे बनी, अर्थ में गैसेस एस्केप हो गई। हम लोगों को ये भी पता चल गया सिंस ये टेरेस्टेरियल प्लैनेट है, यानी सन के आसपास वाले प्लैनेट है, तो सन की जो सोलर एनर्जी होती है, सन का हेलोस्फीयर नाम की एक चीज होती है कि जो सन की सोलर विंड्स होती है ना, वो कितनी दूर तक जाती है। तो हेलोस्फीयर उसी को बोलते हैं कि वो एरिया जहां तक सन की सोलर विंड्स जा सकती है। और मैं बेसिकली ये कह सकता हूँ कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है ना, उन पर ही सन की सोलर विंड का ज्यादा फर्क होता है। इस कारण इनकी ग्रेविटी भी कम होती है और यहाँ से गैसेस भी एस्केप हो गई। गैसेस इतनी ग्रेविटी नहीं रही कि ये गैसेस को होल्ड कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से गैसेस भी एस्केप हो गई और सन की सोलर विंड के कारण इनकी ग्रेविटी भी कम हो गई, ठीक है। और सिंस यहाँ पे मैंने एक बताया था कि एस्टेरॉइड की बेल्ट है, एस्टेरॉइड मतलब छोटे छोटे पत्थर, छोटे तो नहीं मतलब काफी बड़े पत्थर है, बट एक आई कैन से बहुत सारे पत्थरों की एक बेल्ट है बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर। और इन पत्थरों की बेल्ट के कारण जो सन की है ना सोलर विंड है, इसको क्रॉस नहीं कर पाती, जोवियन जो प्लैनेट्स है ना वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो इसीलिए ये प्लैनेट्स की गैसेस अभी भी है, तो इनको अभी गैसियस प्लैनेट कहा जाता है। जो शुरू के 4 प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम बोलते हैं टेरेस्टेरियल प्लैनेट। और जो बाद के हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको हम बोलते हैं गैसियस प्लैनेट, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया कि ये टेरेस्टेरियल क्यों है, यहाँ पे एक तरीके से सॉलिड मटेरियल क्यों है, जैसा हमारे अर्थ में एक सॉलिड ग्राउंड है हमारे पास, वैसा ग्राउंड हमें शायद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि कैसे इन प्लैनेट्स का राइज हुआ। दो थ्योरी पढ़ ली हमने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ ली एंड कॉन्टिनेंट सॉरी हम लोगों ने पढ़ ली नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी एंड बिग बैंग थ्योरी। अब अर्थ तो बन गई, अब अर्थ बनने के बाद क्या हुआ, ये पानी कहाँ से आया भैया, ये जो हमारे ये इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं ये कैसे बने, ये सब कुछ कैसे हुआ। तो इसी के लिए अब इस जद्दोजहद में लग गए, तो एक साइंटिस्ट आए हमारे अल्फ्रेड वैगनर। और ये अल्फ्रेड वैगनर भाई साहब ने क्या कहा, इन्होंने एक थ्योरी दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। नाम सजेस्ट करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। तो कॉन्टिनेंट क्या होता है, एक तो होते हैं हमारे सी, समुद्र, एक होता है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट जहां हम रहते हैं। हम लोगों को पता है कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बेसिकली कहती क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहती यह है कि जो शुरुआत में हुआ क्या था, कि जो अर्थ है ना, इसमें सिर्फ एक जगह, ये बीच में मान ले थोड़ी सी जगह यहाँ पे लैंड थी, बाकी सब तरफ पानी था, पानी, सिर्फ पानी पानी। जैसे मान लो ये अर्थ है ऐसे गोल है, गोला बन नहीं पा रहा मेरे से, पता नहीं क्यों,
ठंड ज्यादा है क्योंकि ये मान लो ये अर्थ है, अच्छी अर्थ बनाएंगे हम। ये मान लो ये अर्थ है, तो यहाँ पे ना अल्फ्रेड वैगनर ने बोला कि सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी जगह लैंड थी, बाकी सब जगह चारों तरफ पानी था। तो फिर लोगों ने बोला भाई साहब ये फिर टुकड़े कैसे हुए, ये कॉन्टिनेंट ऐसे कैसे बन गया? आजकल तो हमें ऐसे दिखाई देता है कि नॉर्थ अमेरिका यहाँ है, साउथ अमेरिका यहाँ है, अफ्रीका यहाँ है, इसके ऊपर यहाँ से यूरोप चालू होता है, यहाँ पे एशिया है, अंटार्कटिका यहाँ कहीं साइड में पड़ा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ साइड में पड़ा हुआ है। तो इसका कारण क्या है कि ऐसे यहाँ पे पानी है, ये यहाँ पे आ गया अपना अंटार्कटिक सी, सॉरी अंटार्कटिका तो ये है, यहाँ पे आ गया आर्कटिक सी, यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया रेड सी। ओके सॉरी एक मीटिंग कॉल आ गई थी, उसको क्लियर किया है। सो मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम कहाँ पे थे, जैसे ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका। हमने कहा अब हम बात कर रहे थे अल्फ्रेड वैगनर की, वो बोल रहा था सिंस ये यहाँ पे सिर्फ इतना सा लैंड है और यहाँ चारों तरफ पानी है, तो हम बोल रहे हैं ये आजकल ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की, ये ऑस्ट्रेलिया की, ये यहाँ पे एशिया हो गया, या अफ्रीका हो गया, या यूरोप हो गया, या बीच में अटलांटिक सी हो गया, यहाँ हो गया आर्कटिक सी, यहाँ हो गया इंडियन सी, यहाँ हो गया पैसिफिक ओशियन। तो ये सब ये अलग अलग ओशन कैसे बढ़ गए? जब अगर आप बोल रहे हो कि ये सिर्फ एक था बीच में लैंड, तो ये ऐसे टुकड़े कैसे हुए? तो बोल रहे, अब वो बोल रहे हैं कि है ना इसका कुछ भी रीजन हो सकता है मैटेरॉइड अटैक हुआ हो, यानी कि उल्का पिंड जो गिरते हैं ना, नाम सुना होगा आपने मैटेरॉइड्स का, उनकी हिट के कारण ये टुकड़े हो गए हो इसके, या फिर किसी भी रीजन से, मान लो टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, टेक्टोनिक्स हम आगे पढ़ेंगे। टेक्टोनिक क्या होता है कि ना हमारे अंदर अर्थ के अंदर कन्वेक्शन करंट चलते रहते हैं, कन्वेक्शन करंट ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं वो। इससे क्या होता है, चीजें या तो एक दूसरे के पास आती है, प्लेट्स, मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी ओशनिक प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल प्लेट की। इसके नीचे ऐसे साइकिल होते हैं, सर्कल्स, ये इस सर्कल्स के कारण या तो एक दूसरे के पास आती है या एक दूसरे से दूर जाती है। ठीक है, तो हो सकता है ये कन्वेक्शन करंट के कारण हुआ हो, अल्फ्रेड वैगनर ने कहा। तो उस तो फिर बाकी वैज्ञानिकों ने बोला कि यार ये कैसी बात कर रहे हो, अगर ऐसा है तो कोई प्रूफ दो आप हमें। तो अल्फ्रेड वैगनर भाई साहब प्रूफ के साथ तैयार थे। पहला प्रूफ अल्फ्रेड वैगनर ने क्या दिया कि ये सिर्फ एक ही उसका पार्ट है। पहला प्रूफ उसने ये दिया, एक सेकेंड, पहला प्रूफ उसने ये दिया कि ये ना जो ये, उसने ये कहा कि यहाँ पर है ना, ये देखो आप, मान लो ये अफ्रीका है और ये अपना साउथ अमेरिका है, इनके अगर आप बाउंड्री लाइंस देखोगे ना तो ये मैच करेगी। और बाउंड्री लाइंस मैच करेगी का मतलब क्या है आपका, मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ कि कैसे बाउंड्री लाइंस मैच करेगी। ये देखो, ये चीज, ये साउथ अमेरिका की ये लाइन देखो और अफ्रीका की ये लाइन देखो, ये अगर चीज यहाँ लाओगे ना तो यहाँ पे अचानक से फिट हो जाएगा है। हम देख सकते हैं कि इसको अगर किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के देखेंगे ना तो ये फिट हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, इसी तरीके से ये छोटे छोटे अगर चीजें यहाँ पे जोड़ दें, यहाँ पे एक छोटा सा हटा दें, इस तरीके से मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं वो अपनी चीजें अपने आप को एग्जाम्पल देने के लिए वो बोल रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये बाउंड्री लाइंस मैच कर रही है, ये बाउंड्री लाइन मैच कर रही है, ये बाउंड्री लाइन मैच कर रही है। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो, अगर ये जो एशिया है ना और नॉर्थ अमेरिका, इसको भी यहाँ पे हम फंसा सकते हैं किसी तरीके से। कुल मिला के उसने ये कहा कि बाउंड्री लाइंस मैच कर रही है, तो उन्होंने कहा यार ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, अगर बाउंड्री लाइन मैच करना इज नॉट अ सेम थिंग, मतलब इट्स नॉट यू नो समथिंग कि आप जिसको कह सकते हो कि हाँ ये हमें प्रूफ मान ले। तो उसने दूसरी बात ये बताई कि ना उसने कुछ प्रूफ्स दिए और प्रूफ दिए, उसने कहा कि जो यहाँ पे है ना, अगर कोई ग्लेशियर के एविडेंस यहाँ मिल रहे हैं ना, तो ग्लेशियर के एविडेंस यहाँ भी मिल रहे हैं, सिंस ये इतना दूर है। ये है अपना ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का एरिया है, ग्रीनलैंड। सो ये ग्रीनलैंड पे जहाँ आपको ग्लेशियर के एविडेंस मिल रहे हैं और यूरोप पे भी ग्लेशियर के एविडेंस मिल रहे हैं, ऐसा कैसे सेम ग्लेशियर के एविडेंस दो जगह मिल रहे हैं इतनी दूर दूर? तो इसका एक रीजन ये होगा ना कि यार ये पहले कभी एक ही उसका एक साथ है, बाद में किसी तरीके से अलग हो गए, बट ग्लेशियर अभी भी सेम है। तो उसने कहा हाँ, बाकी वैज्ञानिकों ने कहा पॉसिबल है, ये एक रीजन हो सकता है, बट ये अभी भी है ना इतना मजा नहीं आया। तो तीसरी बात उसने एक और बताई, उसने कुछ प्रूफ्स और कलेक्ट किए। उसने कहा कि इस यहाँ पे जो वेजिटेशन है ना, जिस तरीके की वेजिटेशन, जिस तरीके की बायोजियोग्राफी है, वैसी ही बायोजियोग्राफी कुछ यहाँ पर भी है। जैसे यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पे जो बायोजियोग्राफी है ना, वैसी कुछ बायोजियोग्राफी यहाँ पे भी उसको मिली, अल्फ्रेड वैगनर को। तो उसने ये प्रूफ दिया कि ना यहाँ पे जैसी बायोजियोग्राफी है, जैसे ना एनिमल्स है ना, जैसे एनिमल के आई कैन से अवशेष मिले, जिस जिस तरीके से फॉसिल्स मिले एनिमल्स के, वैसे ही एनिमल के फॉसिल्स यहाँ पे मिले। तो इतना दूर सेम फॉसिल मिलना कैसे पॉसिबल है? तो ये भी एक कंक्लूसिव एविडेंस है। चौथा उसने बोला कि जिस तरीके की रॉक यहाँ पे मिली ना कोस्टल एरियाज में यहाँ पे, वैसे ही कोस्टल एरिया में यहाँ पे हमें रॉक मिली। तो उसने इतने सारे एविडेंस दिए, तो लोगों को मानना पड़ा कि हाँ ये कहीं ना कहीं ये थ्योरी है ना कहीं अब ऊपर आने लग गई, अल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि पहले ये एक लैंडमास का हिस्सा था सारा वर्ल्ड, बाद में टुकड़े होके अलग अलग हुए। अल्फ्रेड वैगनर ने इतने सारे प्रूफ दिए कि अब साइंटिस्ट ये लोग मानने लगे कि पहले हाँ एक एक लैंडमास का हिस्सा था पूरा का पूरा वर्ल्ड, बाद में इसके टुकड़े हुए ड्यू टू सम रीजन, एनी ऑफ द रीजन टुकड़े हो सकते हैं। हो सकता है ये मेटेरॉइड अटैक के कारण हुआ, हो सकता है कन्वेक्शन करंट के कारण हो सकता है किसी और कारण से हुआ, बट ये टुकड़े हुए और ये अलग अलग हो गए। ठीक है, तो अर्थ के ओरिजिन की पहली थ्योरी दी है, पहली थ्योरी मैं कह सकता हूँ अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सेकंड थ्योरी की बात करें तो सेकंड थ्योरी है सी फ्लोर मैपिंग थ्योरी। सी फ्लोर मैपिंग थ्योरी क्या है, ये हम वैसे आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बट होता क्या है, जो समुद्र होता है ना उसके बीच में एक मिड ओशनिक रिज होती है, मिड ओशनिक रिज। अभी ये ना ये सब कुछ बहुत है ना, ऐसा लगेगा आप लोगों को कि हाँ ये मतलब एक इमेजिनरी थिंग्स, बट ये रियल में है। होता क्या है, मान लो ये समुद्र है और ये कॉन्टिनेंट है। होता क्या है कि मिड ओशनिक रिज से ना लावा निकलता है, ये चारों तरफ फैल जाता है, और यहाँ पे जो कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं ना, कन्वेक्शन करंट क्या होता है ये पढ़ेंगे, इसके कारण ये ओशनिक फ्लोर हमेशा धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर जाता रहता है, और ये लावा जो निकलता है ना मिड ओशनिक रिज से, ये इसकी जगह लेता रहता है। तो ये ऐसा कहते हैं कि 300 मिलियन ईयर में जो पूरे समुद्र की सतह है ना, समुद्र की पूरी सतह ये पूरी नई बन जाती है। कैसे? ये जैसे मान लो समुद्र के बीच में मिड ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज मतलब एक तरीके से ज्वालामुखी समझ रखते हो आप। ठीक है, यहाँ से बेसाल्टिक लावा निकलता है। अच्छा, लावा और मैग्मा में क्या फर्क होता है? जब तक वो जमीन के अंदर रहता है लावा, तब तक उसे मैग्मा बोलते हैं, और जैसे मैग्मा बाहर आ जाता है वो लावा बन जाता है। बस इतना सा फर्क है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, ये मिड ओशनिक रिज से
सपोज लावा निकला, ये लावा निकल के चारों तरफ फैल गया लावा, और यहाँ पे सिंस कन्वेक्शन करंट है, इसके कारण क्या हुआ, कन्वेक्शन करंट के कारण ओशन अंदर जा रहा है, ओशन अंदर जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, सेम इस तरफ हो रहा है, ओशन अंदर जा रहा है, और ये जो लावा निकल रहा है ना, ये यहाँ पे इस नए ओशन की जगह ले रहा है। इसके क्या प्रूफ मिले, ओशन के कोई भी रॉक 300 मिलियन ईयर से ज्यादा पुराने नहीं पाए गए। जैसे कॉन्टिनेंट की जो रॉक्स है ना, कॉन्टिनेंट की जो सतह है ये बहुत पुरानी है, बट ओशन की है ना, ये मैक्सिमम 300 मिलियन ईयर पुरानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 300 मिलियन ईयर में ओशन की पूरी एक सतह चेंज हो जाती है। आपको भरोसा नहीं हो तो आप 300 मिलियन साल बाद आके देख सकते हो, अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, इट्स कम आफ्टर 300 मिलियन ईयर, और फिर मुझे भी बता देना कि हाँ ऐसा हुआ। बट ऐसा ऑनेस्टली होता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए, उन्होंने कहा कि ऐसा होता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एक प्लेट टेक्टोनिक दी है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, कन्वर्जन बाउंड्री, डाइवर्जन बाउंड्री। तो अर्थ के ओरिजिन की बहुत सारी थ्योरीज है, शायद फ्यूचर में और बताऊंगा अगर मौका मिला तो। ठीक है, अभी तो मैंने आपको दो थ्योरीज बताई है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। धीरे धीरे और बहुत सारी थ्योरी पढ़ेंगे। अब चैप्टर पे आ जाते हैं, ज्यादा बढ़िया वही रहेगा। हम लोगों ने स्टार फॉर्मेशन पढ़ लिया था, फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स पढ़ लिया था, सोलर सिस्टम पढ़ लिया था कि क्या क्या है। अब मून पढ़ते हैं। हमारा अर्थ का मून कौन सा है, अर्थ का मून मून नहीं है। ठीक है, हम इतने आलसी हैं, हमने हमारे मून का नाम भी मून रख रखा है। बट अर्थ का सिर्फ एक मून है। मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, देखो एक तो है ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है जो कि हमारे साइंटिस्ट लोग भेजते हैं स्पेस में। और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, जैसे नेचुरल सैटेलाइट अपने प्रिंसिपल जो प्लैनेट होता है इसके चारों तरफ चक्कर काटती है, वैसे ये जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं ना, वो भी हमारे प्रिंसिपल प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काटती रहती है। और ये ना कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे सैटेलाइट्स होती है ये, सपोज हमें कोई मीडिया की सैटेलाइट हो गई तो ये न्यूज दिखाने का काम करती है। इस तरीके से टेलीफोन की सैटेलाइट, अलग अलग चली चीजों की अलग अलग सैटेलाइट होती है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है, जो कि कुदरत ने बनाई है। अर्थ का मैंने कहा, अर्थ का सिर्फ एक मून है। सबसे ज्यादा मून कौन से प्लेनेट के हैं, सैटर्न के। सैटर्न के अराउंड 82 मून से 82 मून्स, 82 नेचुरल सैटेलाइट है सैटर्न की। इसी तरीके से जुपिटर जो है ना, इसकी 79 मून्स है। और ये सिर्फ कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड मतलब इतने तो मिल ही मिल चुके हैं, इसके अलावा भी पता नहीं कितने होंगे, वी डोंट नो। अभी भी साइंटिस्ट जो है वो इसकी खोज कर रहे हैं कि कितने मून्स है। बट सैटर्न के 82, जुपिटर के 79 मून्स मिल चुके हैं। तो ये जो मून है, ये मून बना कैसे, तो एक साइंटिस्ट है हमारे जॉर्ज डार्विन करके, इन्होंने कहा कि जो है ना हमारा मून है ना, ये पहले हमारी अर्थ का ही पार्ट था। बट हुआ क्या, किसी एक बिग स्प्लैट के कारण, किसी एक कोई हो सकता है कि कुछ फटा हो, कुछ है ना, धीरे धीरे रूटीन के कारण ये अर्थ से टूट गया, और फिर ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट बन गया। ठीक है, और कहाँ से टूटा, जो हमारा पैसिफिक ओशन वाला एरिया है ना, अ, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है, जो हमारा मून जिस मटेरियल से बना है, वो पैसिफिक ओशन में मटेरियल वैसा पाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा मून है वो अर्थ से टूट के बना है, और जहां आज पैसिफिक ओशन है ना, उस जगह से वो टूट के बना है, ऐसा कहा जाता है। पर साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ना ऐसे टूटा, हो सकता है ऐसे अचानक नहीं टूटा हो सकता है कि कोई बड़ी सी चीज आके टकराई हो इससे, और इससे अर्थ से टूट गया हो। तो मून बेसिकली नेचुरल सैटेलाइट है हमारा, जो कि हमारी अर्थ से टूट के ही बना है। ओके, ठीक है। अब अर्थ के कौन कौन से अर्थ को हम अगर अंदर से देखें तो अर्थ के अंदर क्या क्या है, अर्थ में पानी कहाँ से आया, कैसे आया। तो अर्थ शुरू में क्या है, बहुत गर्म थी, बहुत गर्म। और अर्थ सिंस है ना घूम रही थी गोल गोल, तो उससे क्या हुआ, हैवियर मटेरियल जो है ना, वो अर्थ के अंदर चले गए, सबसे अंदर कोर वाले पार्ट में।
अर्थ को अगर मैं बताऊं आपको तो अर्थ को 3 भागों में बांट सकते हैं। बीच में आता है कोर, फिर आता है मेंटल, फिर आता है क्रस्ट। तो 3 पार्ट हो गए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया। क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर क्या है? जो अर्थ के सबसे अंदर का पार्ट है, एकदम अंदर, वहां तक हम खोद नहीं सकते। मेंटल क्या है? उसके ऊपर। और क्रस्ट क्या है? सबसे ऊपर। ये कोर वाला जो पार्ट है ना, ये कहा जाता है कि ये बना है निकल और फेरम यानी आयरन से। तो इसमें नीफे रोक बोली जाती है। क्रस्ट जो है ना, क्रस्ट में भी हमारे कॉन्टिनेंट का पार्ट है और हमारे ओशन का पार्ट है। तो ओशन में होता है हमारे सिलिकन और मैग्नीशियम ज्यादा होता है, और जो क्रस्ट होता है उसमें होता है सिलिकन और एल्यूमिनियम ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं, अगर ये हमारी अर्थ है, इसको मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। सबसे अंदर होता है कोर, ये वाला। कोर भी 2 तरीके की होती है, आउटर कोर और इनर कोर। ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से। ये होता है मेंटल और ये होता है क्रस्ट। क्रस्ट होते हैं ऊपर ही ऊपर वाली परत। अब क्या हुआ, जब अर्थ बनी तब ये घूम रही थी बहुत तेज। तो इससे क्या हुआ, जो हैवियर मटेरियल है ना, जैसे कि ये हो गया निकल और फेरम, ये कोर में चले गए एकदम। और जो लाइटर मटेरियल है वो ऊपर रह गए। जो हल्के 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 चीजें हैं वो तो ऊपर रह गई, और जो भारी चीजें हैं वो एकदम अर्थ के अंदर चली गई। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ देखो, शुरुआत में क्या था कि अर्थ बहुत गर्म थी। शुरुआत में 2 तरीके की गैसेस थी। किसी भी प्लेनेट को जो भी प्लेनेट बना ना, तो हर प्लेनेट पे 2 तरीके की गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 गैसों से ही सारे प्लेनेट बने। बट सिंस मैंने आपको बताया कि ये सारी गैसें है ना, ये जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है यहाँ की तो उड़ गई सन के सूरज के कारण, सोलर विंड्स के कारण। ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, शुरुआत में बहुत गर्म थे सारे हमारी अर्थ भी। बट इसमें धीरे धीरे गैसेस एस्केप हो गई। बट अभी भी प्लेनेट बहुत गर्म है क्योंकि अभी नया नया बना है। फिर प्लेनेट ठंडा कैसे हुआ? सिंस वो प्लेनेट बहुत गर्म थे ना, तो वाटर वेपर, हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस तो है ही, तो गैसेस के कारण वाटर वेपर बने, पानी की बूंदें बनी। हमें पता है कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो केमिकल रिएक्शन से हमारे एनवायरनमेंट में पानी की बूंदें बनने लगी, वाटर वेपर। और गर्मी के कारण ये कंडेंस हुई, बादल बन गए आइकन से। और क्या हुआ, एक टाइम पे ये बादल बारिश करने लगे। अब बारिश करने लगे तो जो आसमान में कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, ये इस बारिश के पानी में मिल गई और जमीन पे आ गई। और जमीन पे आते ही क्या हुआ, ये जो धीरे धीरे बहुत सारा पानी होने लगा तो समुद्र भरने लगे। और इसी के साथ जो एनवायरनमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी समुद्रों में स्टोर होने लगी। स्टोर, आज भी हम देखें ना, तो सबसे ज्यादा कार्बन का अगर स्टोरेज है तो समुद्रों में मिलता है। समुद्र सबसे बड़े कार्बन के स्टोरेज है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, सिंस रेन के कारण, पहली बात रेन के कारण, और दूसरी बात इस रेन के कारण जो CO2 है ये डिसॉल्व हो गई पानी में। तो इसके कारण हमारा एटमोसफियर धीरे धीरे ठंडा होने लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, सब जानते हैं कि लाइफ लाइफ की उत्पत्ति हुई, जीवन। अब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बहुत डिबेट्स है कि कब पैदा हुआ जीवन। बट हम कह सकते हैं कि हम बेसिकली 3800 मिलियन ईयर पहले। ठीक है। 3800 मिलियन ईयर में से कह सकते हो 380 करोड़ साल पहले पहली बार लाइफ बिगिन हुई। ठीक है। फोटोसिंथेसिस वगैरह होने लगा, फिर प्लांट होने लगे। फोटोसिंथेसिस के कारण भी क्या हुआ, अर्थ कूल डाउन होने लगी। फिर धीरे धीरे प्रोसेस नॉर्मलाइज हुई। ठीक है। ये टेबल क्या है, जियोलॉजिकल टाइम साइकिल की, ये पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टाइम पीरियड दे रखा है, क्विटनरी पीरियड हम किसको कहते हैं, 10,000 साल पहले, 2 लाख साल पहले, होमोसेपियंस का पीरियड। ठीक है। अब ये बोल रहा है ओरिजिन ऑफ द लाइफ के बारे में। सो
पढ़ लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बोल रहा है कि 3800 मिलियन ईयर पहले सबसे पहले लाइफ बिगिन टू इवॉल्व होने लगी, बैक्टीरिया आया, उसके बाद ह्यूमन आए, धीरे धीरे ये सारी प्रोसेस क्या हुई, धीरे धीरे टेकन प्लेस हुई। सो आई होप ये वाला चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ओके, सो एक ब्रीफ स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। तो चैप्टर 3 मैंने अभी बताया था कि अर्थ के अंदर, मैंने थोड़ा बहुत तो बता भी दिया आप लोगों को, अर्थ के अंदर क्या है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है। उसके अलावा ये पढ़ेंगे कि अर्थ की हमें जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे कि सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है, मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, पैसिफिक में। और जो ह्यूमन ने सबसे लंबी ट्रेंच खोदी है ना, ये कोला आर्कटिक ओशन में खोदी है 12 किलोमीटर तक। अर्थ के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, या तो जो नीचे से लावा वगैरह निकलता है उससे, या फिर जो मेट्रॉइड अटैक होते हैं उससे। और अर्थ के अंदर कौन कौन से मटेरियल है, इनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो अर्थक्वेक वेव के थ्रू, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड सरफेस वेव। तो ये सब कुछ आई थिंक कल पढ़ेंगे। चैप्टर एक बार आप ढंग से पढ़ना, चैप्टर 1 एंड 2, कोई भी इशू यू कैन simply ask me. So that's all for today. Have a nice day. Bye bye.